हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी हिस्ट्री पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। वेक्टर का जोड़ चल रहा है अभी। उसमें हम बताएंगे कि समांतर वेक्टर का जोड़ था, उसमें था समांतर चतुर्भुज के वेक्टर के जोड़ का समांतर चतुर्भुज का नियम चल रहा था। उसका क्या है कि आज उसका फार्मूला हम बताएंगे। फार्मूला कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे पूरा उसका विस्तार से एकदम बता देंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्या था, हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर वेक्टर पढ़ा था। इसमें दिशा हो, परिमाण हो और मात्रक हो, वो तो वेक्टर होगा। उसमें क्या था? वेक्टर के जोड़ का समांतर चतुर्भुज का नियम, ये पढ़ने वाले हैं। उसका फार्मूला एक आता है, आर स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर के जोड़ का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, ये हो गया हमारे वेक्टर के जोड़ का समांतर चतुर्भुज नियम। इससे पहले आपको बता दें, त्रिभुज के नियम में क्या था? त्रिभुज के नियम में हम दो वेक्टर लेते थे। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, और मान लीजिए ये वेक्टर बी हो गया। यह है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के नियम में क्या करते थे? दो वेक्टर लेते थे। त्रिभुज के नियम में मैक्सिमम दो वेक्टर, समांतर चतुर्भुज के नियम में भी मैक्सिमम दो वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ा कैसे जाता है? एक वेक्टर ऐसे लेंगे, ये एक वेक्टर हो गया हमारा, ये हो गया वेक्टर ए। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के नियम में क्या करते थे? जो दूसरा वेक्टर होता था ना, जो दूसरा वेक्टर होता था उसी को उठा के इसके सिर पर रख देते थे। जो दूसरा वेक्टर होता था उसी को उठा के इसके सिर पर रख देते थे। पहले वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर की पूंछ रख देंगे। किसमें? वेक्टर के जोड़ के त्रिभुज के नियम में पहले वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर की पूंछ रखनी है। अब क्या करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट बताएंगे, परिणामी कहाँ से निकलेगा? पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर की सिर पे जाके ये हो गया हमारा, पहुंच गया। पहले वेक्टर की पूंछ से निकलेगा क्या? रिजल्टेंट। पहले वेक्टर की पूंछ से हमारा निकला रिजल्टेंट कहाँ पर गया? दूसरे वेक्टर के सिर पे जाके लड़ गया। तो हो गया ना हमारा वेक्टर का जोड़। वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए अब क्या होता है। ये तो हो गया हमारे त्रिभुज का नियम। अब है समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या करते थे? समांतर चतुर्भुज के नियम में भी दो वेक्टर लेते थे। ये हो गया हमारा वेक्टर बी और ये हो गया हमारा वेक्टर ए। अब क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम में मैक्सिमम दो वेक्टर। क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर के सिर पर, देखिए ये हो गया हमारा त्रिभुज के नियम में पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूंछ रख देते थे। लेकिन चतुर्भुज के नियम में क्या करेंगे? चतुर्भुज के नियम में ये जो दूसरा वेक्टर होगा उसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, पूंछ से पूंछ जोड़ देंगे। क्या होगा, दूसरा जो वेक्टर होगा उसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे। ये है ना हमारा पहला वेक्टर, ये है, इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया। आपको बताया था कि वेक्टर को उठा के दुनिया किसी भी कोने में रख दीजिए, लेकिन वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि वेक्टर की लंबाई ना ही चेंज कीजिए। वेक्टर की लंबाई हमने नहीं चेंज की है और ना ही उसकी दिशा, ऊपर की तरफ दिशा है तो ऊपर की तरफ उठाकर यहाँ पर रख दिया है। अब चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? जब वेक्टर को जोड़ दिए तो एक चतुर्भुज बनाइए। वेक्टर को जोड़ने के बाद एक चतुर्भुज बना लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा एक चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। अब देखिए ये हो गया हमारा, और रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? इसका परिणामी कहाँ से निकलेगा? इसका परिणामी वहां से निकलेगा जहां पर इसकी दो वेक्टरों की पूंछ से पूंछ जुड़ी हैं। इसका परिणामी वहां से निकलेगा जहां पर दो वेक्टर की पूंछ से पूंछ जुड़ी है। तो यहां से हमने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया।
और आपको ये भी बता दे कि वेक्टर का कोण कहाँ बनता है। वेक्टर का कोण वहाँ बनता है जहाँ पर दो वेक्टर जुड़ते हैं लेकिन पूंछ से पूंछ जुड़ती है। देखिए ये वेक्टर की पूंछ एक, ये वेक्टर की पूंछ, ये दो वेक्टर जुड़े हैं, इनकी पूंछ से पूंछ, यहाँ पर एक कोण बना, कोण बन गया थीटा। देखिए और यहाँ से जहाँ से पूंछ जुड़ी वहीं से रिजल्टेंट निकला आर, जहाँ पर पूंछ से पूंछ जुड़ी वहाँ से कोण निकला आर, ये हो गया हमारे रिजल्टेंट आर। अब देखिए यहाँ पर लंबाई अगर बी है, यहाँ पर देखिए इस वेक्टर बी की लंबाई अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगी ना, यहाँ पर भी बी होगी। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए है, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर बी है, अगर यहाँ वेक्टर बी है इसकी लंबाई बी है तो यहाँ पर भी वेक्टर की लंबाई बी होगी। अगर वेक्टर यहाँ पर ए है तो इसकी भी लंबाई यहाँ पर ए ही होगी। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ लंबाई बी है, अगर यहाँ लंबाई बी है तो यहाँ पर भी लंबाई बी होगी। अगर यहाँ पर लंबाई ए है तो यहाँ पर भी लंबाई ए होगी। ये हो गया हमारा चतुर्भुज का नियम। अब इसका फार्मूला कैसे आता है अब आपको बता दे। फार्मूला इसका कैसे आएगा, अब देखिए फार्मूला कैसे आएगा। अब क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम में फार्मूला आएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आएगा। तो हम ले लेते हैं दो वेक्टर, एक वेक्टर मान लिया, ले लिया हमने ए, वेक्टर ए, और एक वेक्टर ले लिया बी, वेक्टर ले लिया बी। अब दोनों वेक्टर को हमने जोड़ा, ये वेक्टर सीधा ले लेते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी। अब इसको कहेगा समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, ये हमारा हो गया पहला वेक्टर ए। अब दूसरे वेक्टर को उठा के इसकी पूंछ पे रख देंगे। चतुर्भुज का नियम यही कहता है कि पूंछ से पूंछ जुड़ेगी। चतुर्भुज के नियम में पूंछ से पूंछ जुड़ेगी। अब इसका अब क्या करेंगे, अब कहेगा जब जोड़ दिए तो एक चतुर्भुज बनाइए। एक चतुर्भुज हम बना लिए, एक चतुर्भुज बना लिए, ये चतुर्भुज बन गया। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर दो वेक्टर जुड़े, पूंछ से पूंछ उनके बीच से निकला एक रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा आर। अब आपसे पूछेगा, अब आपसे अगर पूछ ले, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया वेक्टर आर बराबर हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो हमारा हो गया। आपको बताया था कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ेंगे, जब भी दो वेक्टरों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी वेक्टर में ही आएगा। दो सदिशों को जोड़ेंगे तो उसका सदिश आंसर ही होगा। दो सदिश को जोड़ेंगे तो उसका आंसर सदिश होगा। दो अदिश को जोड़ेंगे तो उसका आंसर अदिश ही होगा। तो हमने यहाँ पर सदिश जोड़ा, वेक्टर ए प्लस बी जोड़ा, आया कितना, वेक्टर आर। अब देखिए अगर यह वेक्टर है, अगर यह वेक्टर है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा परिणाम, इसमें क्या होगा, परिणाम होगा, परिमाण होगा। इसमें क्या होगा, परिमाण होगा। अब क्या होगा, एक होगी दिशा। अगर यह वेक्टर हो तो इसमें होगा परिमाण होगा और एक होगी दिशा, परिमाण होगा और दिशा होगी। अब आपसे पूछे अगर कि इस जो ये वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट है उसकी लंबाई बताइए। परिमाण क्या होता है भैया, आपको हमने बताया था, ये वेक्टर है, वेक्टर को इसे एक तीर बना के प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये जो तीर की लंबाई है ना, अलग अलग कर देते हैं दोनों को। ये जो तीर की लंबाई है क्या होता है, इसका परिणाम, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये जो तीर की लंबाई है इसका परिमाण होता है मैग्नीट्यूड। और जो ये तीर की होता है, तीर की नोक होती है ना, वह क्या होती है, दिशा होती है। ये हो गया परिमाण, ये हो गया परिमाण। और ये तीर की नोक जो है ना वो हो गई दिशा। अब आपसे अगर पूछेगा वेक्टर ए और बी के बीच निकला रिजल्टेंट आर, तो उसकी लंबाई बताइए। लंबाई क्या बताएंगे, लंबाई क्या बताएंगे, आपको बताया ना कि जो तीर की लंबाई होती है वही परिमाण होता है, जो तीर की लंबाई होती है वही परिमाण होता है। तो परिमाण को हम लंबाई कह सकते हैं ना, जो तीर की लंबाई होती है वही परिमाण होता है।
तो हम परिमाण को लंबाई कह सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब आपको अगर ऐसे पूछ लेना कि वेक्टर ए से रिजल्टेंट कितना कोण बनाया है, दिशा बतानी है। दिशा बताने के लिए क्या करेंगे भैया, देखिए ये वेक्टर हमारा ए है, यहाँ से रिजल्टेंट कुछ कोण तो बनाया होगा, मान लिया कोण अल्फा बनाया है, अल्फा। अब देखिए क्या करेंगे, ये वेक्टर ए है, यहाँ से अल्फा कोण पर रिजल्टेंट हमारा आर है। अगर आप यही कोण पता ले गए, अगर यही आप कोण पता कर ले गए तो आप दिशा पता कर पाएंगे। आपको यह कोण पता हो गई तो आप कह देंगे कि भैया हमारा रिजल्टेंट इस दिशा में है, इतने डिग्री इस दिशा में है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए रिजल्टेंट जानने के लिए? सबसे पहला आपको रिजल्टेंट का परिमाण पता होना चाहिए। परिमाण कैसे पता होगा? परिमाण पता करने के लिए रिजल्टेंट की भैया लंबाई ज्ञात करनी होगी। यही परिमाण यही लंबाई दोनों बराबर हैं, जो परिमाण होगा वही लंबाई होगी। अब देखिए, अब दिशा आपको बतानी है, तब क्या करेंगे? दिशा बताने के लिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, यहाँ से रिजल्टेंट कितने डिग्री पर है, यही अगर डिग्री मान लीजिए, थीटा कोण कुछ भी है, उसका कोण मान लीजिए अल्फा है। अब से आप अगर अल्फा ज्ञात कर ले गए तो आप बता देंगे कि यही हमारा क्या है, यही हमारी दिशा है। अब यहाँ से भी बी से वेक्टर आर कुछ दूरी पर है, अगर मान लीजिए आप बीटा है, अगर आप बीटा ज्ञात कर ले गए तो आप बता देंगे कि हमारा रिजल्टेंट जो है इतने डिग्री बीटा कोण से इतनी दिशा पर है। तो इतना क्या ज्ञात करना होगा आपको? रिजल्टेंट बताने के लिए उसका परिमाण पता होना चाहिए और दिशा। दिशा का मतलब क्या है, आप कोण ज्ञात कर लीजिए। परिमाण का मतलब क्या है? लंबाई। परिमाण मतलब लंबाई, दिशा मतलब एंगल जो बन रहा है वेक्टर के बीच और रिजल्टेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वही हमारा हो गया दिशा। अब चलिए आगे देखते हैं। आपको पता क्या करना है? आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है आर का परिमाण, आर का परिमाण, आर का परिमाण पता करना है। परिमाण हो गया, और क्या पता करना है? परिमाण मतलब हो गया लंबाई। आपको रिजल्टेंट की लंबाई ज्ञात करनी है, तभी तो आपको उसका परिमाण पता चलेगा। अगर लंबाई ज्ञात कर लिए, जो लंबाई होगी वही परिमाण होगा। अब देखिए, अब आर, अब जो भी वेक्टर होगा, वेक्टर और आर के बीच एंगल, वेक्टर और आर रिजल्टेंट आर के बीच एंगल मतलब कोण के बीच कोण ज्ञात कर लिए तो आप बता देंगे कि भैया इतने इसी दिशा में है। क्या ज्ञात करना है? वेक्टर की लंबाई ज्ञात कर ली है। कौन से वेक्टर? रिजल्टेंट आर, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करना है? उसका कोण ज्ञात कर लिए तो आप बता देंगे कि भैया इसकी लंबाई इतनी है तो इसका परिमाण भी इतना ही होगा। अब यह कोण ज्ञात कर लिए तो आप बता देंगे कि भैया इतने डिग्री इस दिशा में है। अब देखिए, अब कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, दो वेक्टर ले लेते हैं, दो वेक्टर ले लेते हैं। अब मान लीजिए यह हमारा वेक्टर, यह हमारा वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी, ये है वेक्टर हमारा ए और ये है वेक्टर हमारा बी। अब क्या करना है आपको? अब चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। दो वेक्टर हैं, चतुर्भुज के नियम से फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा, वो भी किसका? रिजल्टेंट का। तो कैसे करेंगे भैया? चतुर्भुज के नियम में क्या है? दो वेक्टर लेंगे, दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जो वेक्टर होगा ना हमारा, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। अब क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज के नियम में पूछ से पूछ जोड़नी है, पूछ से पूछ जोड़नी है। हमारा वेक्टर ऐसे है ना, इसी को उठा के अगर इधर रख दे तो हमारा हो जाएगा ना। तो इसको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ना ही हमने इसकी लंबाई चेंज की ना ही दिशा, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अब देखिए क्या करना है? अब क्या करना है? अब दो वेक्टर को जोड़ लिए,
दो वेक्टर को हमने जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। नियम कहता है कि भैया जब दो वेक्टरों को जोड़ेंगे टेल टू टेल, पूछ से पूछ, ये जोड़ लिया। अब एक चतुर्भुज बनाइए, पैरेललोग्राम पूरा कीजिए। अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम पूरा कीजिए मतलब कि चतुर्भुज बनाइए। अब देखिए चतुर्भुज ऐसे तो बनेगा ना, देखिए ऐसे हो गया ना हमारा चतुर्भुज। देखिए ये हो गया हमारा चतुर्भुज, ये हो गया हमारा चतुर्भुज, ये हो गया हमारा चतुर्भुज। अब क्या करना है, अब आपको बताया था कि रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, इसका परिणामी कहाँ से निकलेगा। परिणामी वहां से निकलेगा जहां पर पूछ से पूछ जुड़ी है, जहां पर पूछ से पूछ जुड़ी है वहीं से हमारा परिणामी निकलेगा। और यह भी बताया था जहां पर पूछ से पूछ जुड़ी है वहां पर कुछ एंगल होगा, जहां पर पूछ से पूछ जुड़ी है वहां पर वेक्टर का एंगल बनता है। यहाँ पर मान लीजिए इसे है ना, हॉरिजॉन्टल में इसे है, यहाँ पर थीटा है। अब देखिए या इसी को उठा के इसे रख दिया, इसी को उठा के इसे रख दिया, थीटा कोण है ना, तो हमारा थीटा कोण बना। कहाँ बना, जब वेक्टर की पूछ से पूछ लड़ी तो हो गया ना। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, रिजल्टेंट वहां से निकलेगा जहां पर पूछ से पूछ जुड़ी है। अब देखिए ये हम मान लीजिए रिजल्टेंट निकाल देते हैं, ये हम रिजल्टेंट निकाल देते हैं, रिजल्टेंट आर निकाल देते हैं, रिजल्टेंट आर। अब ये इस वेक्टर को हटा देते हैं। वेक्टर को हम क्यों हटा रहे हैं, हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, वेक्टर का परिमाण। परिमाण मतलब लंबाई, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। रिजल्टेंट जो है हमारा वह है आर। वेक्टर का चिन्ह हमने क्यों हटाया, इसलिए हटाया वेक्टर का चिन्ह क्योंकि लंबाई ज्ञात करने जा रहे हैं ना, अभी दिशा नहीं ज्ञात करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे। ये जो आर है ना, ये जो बी है, ये वेक्टर बी की लंबाई तो है, परिणामी तो है, लंबाई तो है वेक्टर बी, इसकी लंबाई तो है, परिमाण है वेक्टर बी। अब वेक्टर ए की लंबाई यही तो होगा, ये हो गया ये, रिजल्टेंट निकला आर। अब देखिए अब कैसे क्या करेंगे, अब देखिए करना क्या है, आपको फार्मूला बनाना है, क्या बताना है, रिजल्टेंट मतलब आर की लंबाई अगर आप पता कर ले गए तो आप बता देंगे कि भैया इसका परिमाण इतना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है ना इसे वेक्टर जुड़े हैं, ये जो वेक्टर किया गया थोड़ा सा लंबा सा लाइन खींच दीजिए, लंबी सी लाइन खींच दी, ज़्यादा नहीं बस छोटी सी, ये हो गया हमने लाइन खींच दी। वेक्टर ये क्या गए, छोटी सी लाइन खींच दी हमने। अब क्या करना है, जहाँ से हमारा रिजल्टेंट है ना वहीं से एक लंब खींच लेंगे, परपेंडिकुलर एक लंब खींच लिया हमने, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा लंब। देखिए वेक्टर ए के आगे एक छोटी सी लाइन खींची और यहाँ रिजल्टेंट है ना उसी के मुख से एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा दिया, लंब नीचे गिरा दिया। अब देखिए अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, कौन सा नाम देंगे, ये हो मान लीजिए हमारा यम है, ये यन है और ये ओ है, तो इसको पी मान लेते हैं, यम यन ओ पी। अब एक बात और बता दें आपको, ये जो बी है ना इसकी लंबाई बी है इधर, तो इसकी भी लंबाई बी होगी ना। आपको बताया था अगर लंबाई यहाँ पर ए है तो यहाँ पर लंबाई ए ही होगा, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी होगा। तो ये जो हमारा लाइन है ना क्या हो गया, ये जो हमारी लाइन है बी के बराबर तो हो गई, यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इतने ही डिग्री एंगल पर यह भी हमारा, इतने ही डिग्री पर यह भी हमारा झुका है वेक्टर, तो इतना थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, ये हमारा वो है। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक हो गया हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज ना बन गया, देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। अगर इसको अलग कर लेते हैं, अगर इसको अलग कर लेते हैं, चलिए अलग कर देते हैं, ये हो गया हमारा, देखिए ये b के बराबर है तो इसको b लिख देते हैं। अब इस देखिए अब यहाँ पर ऐसे कर दिया ना, यहाँ पर ऐसे कर दिया हमने, इस त्रिभुज को अलग बना लिया, त्रिभुज को अलग बना लिया, ये हो गया हमारा b हो गया। अब देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लिख देते हैं, यहाँ पर o है तो यहाँ पर o लिख देते हैं, और यहाँ पर p है तो यहाँ पर
पी लिख देते हैं बस। अब देखिए यहाँ पर थीटा कोण है ना, यहाँ पर थीटा। अब आपको बताया था हमने 90 डिग्री, ये देखिए लंब है ना, लंब और आधार एकदम एक दूसरे के लंबवत हैं, इनके बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जब 90 डिग्री बनेगा कोण, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा होगी लंब, और जो शेष बचेगा वह हो जाएगा आधार। देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। और जो थीटा होगा ना, वो थीटा के जो थीटा होगा उसके सामने की भुजा लंब, और जो शेष बचेगा वह आधार। 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो शेष बचा वह आधार। अब देखिए अब क्या करना है, आपको काश थीटा निकाल लीजिए ना, काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा निकाल लीजिए आप। काश थीटा बराबर आपको बताया था क्या होता है, देखिए यल ए यल एक फार्मूला होता है लल बटे कक्का। अब देखिए इसका फार्मूला का यूज कहाँ होता है, देखिए लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण होता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण हो गया कॉस थीटा, और लंब बटा आधार हो गया हमारा टैन थीटा। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा। अब देखिए यहाँ पर है काश थीटा हमने लिखा, तो काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, ये हो गया ना आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो काश थीटा लिखेंगे, आधार क्या है, आधार है हमारा एन ओ, तो लिख देंगे आधार हमारा है एन ओ। अब देखिए कर्ण क्या है एन पी, कर्ण है हमारा एन, कर्ण है हमारा एन पी। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा। एन ओ का मान कुछ नहीं है तो हो जाएगा एन ओ, एन ओ का मान कुछ नहीं हो तो हो जाएगा एन ओ। अब देखिए एन पी का मान है यहाँ पर कितना, एन और पी के बीच की लंबाई दी है ना बी, तो यहाँ पर अगर एन पी की जगह हम बी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एन ओ का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, बी कॉस थीटा, बी का गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा। क्या किया हमने, एक के आगे एक छोटी सी लाइन खींची, और जहाँ हमारा था वो का रिजल्टेंट था उसके नीचे एक लंब खींच दिया, उसके जस्ट नीचे एक लंब खींच दिया। अब हो गया ना, देखिए अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, हमने बी लिख लिया। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। अब देखिए अब इसको नाम दे दिया हमने, मान लिया कुछ भी नाम दे दिया, यहाँ यम दिया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, रीता गीता सीता कुछ भी लिख दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने यम एन ओ पी, ये हो गया। अब देखिए ना यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज को अगर अलग कर दें, यहाँ पर हमने अलग कर दिया। अब देखिए नाम दे देंगे, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर पी, एन है तो एन, ओ है तो ओ, हो गया। थीटा यहाँ पर है तो थीटा। अब आपको बताया है हमने कि 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो शेष बचा आधार। अब हम काश थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, काश थीटा होता है लंब बटा कर्ण, नहीं कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, काश थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो हमने कर दिया ना, ये आधार क्या है, आधार है एन ओ, तो लिख दिया एन ओ, बटा में कर्ण कितना है एन पी, तो लिख दिया एन पी। अब काश थीटा का मान निकालेंगे, एन ओ का मान कुछ नहीं दिया है तो एन ओ को ऐसे लिख दिया, एन पी का मान दिया है ना यहाँ पर बी, एन पी का मान यहाँ पर दिया है बी, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर बी। अब जब एन ओ निकालेंगे तो बी का इधर गुना हो जाएगा, कितना आया एन ओ आया बी कॉस थीटा, एन ओ आया हमारा, अब यहाँ पर लिख देंगे बी कॉस थीटा, एन ओ हमारा हो गया बी कॉस थीटा। अब देखिए ये हो गया हमारा, क्या हमें पता चल गया, बी पता था, एन ओ पता चल गया, एन ओ कितना आया, थोड़ा बड़ा लिख देते, एन ओ आया बी कॉस थीटा, ये आया। अब आपको बता दें, अब आगे चलिए देखते हैं। अब क्या है, कॉस थीटा निकाला तो उसका उल्टा साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होता है,
अब साइन थीटा जब निकालेंगे तो होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लिखा है हमने लल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा। तो लंब बटा कर्ण कहाँ है? थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण। लंब कितना है भैया? लंब है हमारा ओपी, लंब है हमारा पीओ करिए चाहे ओपी करिए, हम लिख देते हैं पीओ। अब कर्ण कितना है? एनपी हो गया हमारा ना, एनपी। अब देखिए साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, पीओ का मान कुछ दिया है, पीओ का मान कुछ नहीं दिया है तो वैसे लिख देंगे। अब देखिए एनपी, एनपी का मान तो दिया है ना, एनपी का मान कितना दिया है? बी, तो लिख देंगे पीओ वैसे लिख दिया, एनपी का मान बी। अब जब पीओ निकालेंगे ना, पीओ निकालेंगे तो बी का इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। पीओ कितना आया? बी साइन थीटा। पीओ कितना आया? बी साइन थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हमारा बी साइन थीटा। तीनों पता चल गया हमें। एनओ पता, एनओ कितना आया? बी कॉस थीटा। पीओ कितना आया? बी साइन थीटा। अब चलिए आगे देखते हैं। इतना तो हो गया, इतना तो हो गया। अब आगे क्या आता है? अब आगे क्या होगा? अब देखिए क्या करेंगे भैया, आपको या 60 कट, अगर 60 में निकालना है तब क्या करेंगे? तो हमने बड़े लॉन्ग टर्म में निकाला, 60 में करेंगे तो क्या करेंगे भैया? ये हमारा है ना, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज है। देखिए अगर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर थीटा है, ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के बगल जस्ट में हो जाएगा कॉस एक्स कॉस थीटा। अगर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर थीटा है, तो इसके जहाँ पर थीटा होगा जस्ट उसके बगल हो जाता है एक्स कॉस थीटा। अगर यहाँ एक्स कॉस थीटा है तो एक्स कॉस थीटा के लंबवत हो जाएगा एक्स साइन थीटा। अगर अब देखिए एक त्रिभुज और बनाते हैं, अगर यहाँ थीटा है, अगर यहाँ वाई है, तब यहाँ कितना होगा? तब यहाँ होगा भैया जैसे यहाँ लिखा है एक्स कॉस थीटा, थीटा के जस्ट बगल, तो यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाई कॉस थीटा, वाई के जस्ट बगल। अब देखिए अब वाई कॉस थीटा के एकदम लंबवत कितना होगा? वाई साइन थीटा। देखिए ना यहाँ पर अगर बी है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के जस्ट बगल हमने क्या लिखा है? बी कोस थीटा। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर लंबवत में क्या लिखा है? बी साइन थीटा। ये हो गया हमारा, बस ऐसे आपको करना है। अब आगे आपको बता दें, अब आगे क्या होगा? ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो हमारा समकोण त्रिभुज था, अगर इस पूरे को त्रिभुज मान लें, त्रिभुज बना भी है, इस पूरे को एक त्रिभुज मान लिया हमने, तब क्या होगा? अब देखिए अब एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको मिटा के फिर से बनाते हैं, इसका आधा वाला त्रिभुज पूरा बनाएंगे। देखिए ये है हमारा, ये है हमारा क्या था? यहाँ पर इसे एक लंब गिरा था, यहाँ पर हमने एक लंब गिराया था, यहाँ पर हमने एक लंब गिराया था, यह कितना था? आर था। अब देखिए ये था, ऐसे था ना, ऐसे था हमारा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा। ये कितना आया था? नाम दिया था एम एन ओ पी, यही नाम दिया था हमने, यही नाम हमने दिया था, यही नाम हमने दिया था, यही नाम हमने दिया था। अब देखिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पर थीटा है ना, तो थीटा के जस्ट बगल अगर यहाँ पर बी है, अगर यहाँ पर बी है, अगर यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर थीटा के जस्ट बगल हो जाएगा बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा के एकदम लंबवत हो जाएगा बी साइन थीटा। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये त्रिभुज से तो हम हल कर लिए, अभी इस पूरे को त्रिभुज अलग कर लेते हैं। ये जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, इसको अलग कर देते हैं। तो देखिए पूरे को अलग कर दिया हमने, पूरे त्रिभुज को हमने अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ से एक लंब गिरा है ना, इसको इसे बना देंगे पूरा,
जैसे उतना बनाएंगे, बस त्रिभुज वाला बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बी है तो बी लिख दिया, यहाँ पर बी साइन थीटा, ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हमारा ये हमारा आर, ये हो गया हमारा एम एन ओ पी, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो पूरा त्रिभुज है ना, पूरा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर थीटा मतलब कि लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय लग सकता है ना, पाइथागोरस परिमेय लग सकता है। क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय में होता है कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कर्ण का वर्ग करेंगे, यहाँ पर करते हैं हम। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए ये हमारा कर्ण है ना एमपी, तो इसको लिखेंगे एमपी का वर्ग, एमपी हमारा कर्ण है तो हो गया कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार के वर्ग के योगफल के, आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया हमारा कर्ण, तो ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, लंब का वर्ग, ये हो गया लंब, कितना है हमारा लंब ओ पी या पी ओ, ये हो गया हमारा ओ पी का वर्ग, प्लस में किसका हो जाएगा एम ओ आधार का वर्ग, हो गया ना हमारा पाइथागोरस परिमेय, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, एमपी, एमपी किसके बराबर है, एमपी की जगह एमपी आर के बराबर है तो इसको आर लिख देंगे। एमपी का वैल्यू दिया है ना, एमपी का वैल्यू आर दिया है तो हमने आर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ओपी है, ओपी पी ओ ओपी, ओपी का मान कितना दिया है बी साइन थीटा, बी यहाँ पर हो जाएगा ओपी जगह पर हो जाएगा बी साइन थीटा का वर्ग, प्लस में यमओ का मान यमओ का मान कितना होगा, इसमें ए और बी कॉस थीटा जुड़ जाएंगे क्योंकि पूरी लंबाई है ना, पूरी लंबाई, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का वर्ग, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, वर्ग हटाकर इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आर का वर्ग, ब्रैकेट को जब हमने हटाया तो ये हो गया आर का वर्ग। अब इसको हटाएंगे ब्रैकेट को तो हो जाएगा यह, एक बार हो जाएगा बी का स्क्वायर, एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब क्या करना है, फार्मूला ये किस पर मैच कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ए का स्क्वायर, एक बार हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो ए है ना, ए को उठा के इसकी जगह पर और इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ए की जगह पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर को उठा के यहाँ पर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो रखिए, जोड़े तो जा रहा है, कुछ होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह पर आ गया,
इसके बाद क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए, अब सॉल्व कीजिए, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा ये स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी बी स्क्वायर है। अगर इनको कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में है 2ab कॉस थीटा, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर तो है प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आपको हमने त्रिकोणमिति में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो आता है वह आता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो आता है वह आता है 1, वह आता है 1। तो इसकी जगह पर 1 हो जाएगा ना, तो बी स्क्वायर में जब 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर ही तो होगा, तो हमने लिख दिया बी स्क्वायर। अब देखिए कितना हो गया, 2ab कॉस थीटा। क्या फार्मूला आया, आपको हमने कल भी बताया था, वीडियो शुरू करने से पहले भी बताया था कि फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला आएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब आपको दिया रहेगा वेक्टर का मान, वेक्टर का मान जैसे 10 10 दिया है, एक वेक्टर 10 है, एक वेक्टर 10 है, तो उसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। दोनों वेक्टर मान लीजिए 10 है तो इसकी ए की जगह पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पर 10 का स्क्वायर गुने में ए बी, 10 गुने 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ये तो हो गया हमारा आर का मान। अब आपको आर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको इसे मिलेगा ना, जब आर का स्क्वायर ये हटाएंगे तो यहाँ पर ये रूट में आ जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये भी फार्मूला 1 आ जाएगा, ये भी फार्मूला 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा, जब कोई भी चीज़ रहती है एक साइड स्क्वायर में, उसकी दूसरी साइड में की संख्या का जब स्क्वायर हटाते हैं तो उसकी दूसरी साइड में रूट चढ़ जाता है। कोई एक संख्या स्क्वायर में है, जब उसको हटाएंगे तो उसके बराबर के दूसरे साइड में जो संख्या होगी उस पर रूट चढ़ जाता है। तो हमने यहाँ जब स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट चढ़ गया, रूट चढ़ गया, सब पर चढ़ेगा ना, जितनी संख्या है सब पर चढ़ जाएगा। तो हो गया ना आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए आर क्या है, आर वेक्टर नहीं है, आर यहाँ पर सिर्फ आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर नहीं दिया है। आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण दिया है, कोई संख्या दी हुई है। अब आर जब ऐसे लिखा है ना तो आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया हमारा। जब यह मैग्नीट्यूड ही है तो मैग्नीट्यूड को हमने बताया था कि अगर चाहे आर लिखा हो, चाहे वेक्टर ऐसे लिखा हो, चाहे वेक्टर चाहे सिर्फ आर लिखा हो, चाहे ये आर के ऐसे लिखा हो ना, तो बतिया एक के पड़ता है, बात एक के पड़ती है। चाहे वेक्टर मॉड वेक्टर आर लिखा हो, चाहे सिर्फ आर लिखा हो या फिर मॉड आर लिखा हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो आप यह फार्मूला याद कर लीजिए, यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में इसी फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको यह फार्मूला नहीं याद है तो भैया आपको समझ लीजिए वेक्टर का कुछ नहीं आता, वेक्टर का वी तक नहीं आता। अब देखिए फार्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस यही याद रख लीजिए आप, इसको तो इसे बता देंगे। अब देखिए आपने आर का मान तो निकाल लिया, आर मतलब परिमाण मतलब लंबाई, आपने आर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब दिशा पूछी है,
दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे? दिशा निकालने के लिए क्या करना होगा भैया? आपको बताया था कि वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच जो एंगल बनेगा, वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा? डायरेक्शन होगा। वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा डायरेक्शन। अब देखिए हमने बनाया था, यही तो बनाया था, ये हो गया हमारा। देखिए ऐसे एक लंब गिरा, यहाँ पर एक है, ये है, ये क्या था? बी कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा, ये था हमारा बी साइन थीटा। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टे 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 टे, और ये हो गया हमारा ये हो गया बी। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, रिजल्टेंट यहाँ से निकला आर। अब देखिए यहाँ पर अगर यम है तो यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर पी, एम एन ओ पी। यही तो था, बस यही था, और ये वेक्टर ए था, ये था। अब देखिए, अब आपको क्या बताना है? एंगल आपको बताना क्या है? एंगल यहाँ पर अगर 90 डिग्री है, पूरा त्रिभुज ले लीजिए, बस इसको हटा दीजिए। ये जब भी यहाँ पर आ गया तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, ए और आर के बीच कुछ एंगल बन रहा है भैया। मान लीजिए एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। तब क्या करेंगे? आप निकाल लीजिए tan अल्फा, आप निकाल लीजिए tan अल्फा। आप tan थीटा अगर निकाल लेंगे तो आपको डायरेक्शन पता हो जाएगी। अब देखिए tan अल्फा, ये हो गया tan अल्फा, निकालना है आपको। tan थीटा बराबर क्या होता है? आपको अभी तो बताया, LAL बटे के लल बटे कक्का, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। और tan थीटा क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। तो क्या करेंगे? tan थीटा हमारा क्या है? tan थीटा है हमारा OP, लंब है हमारा OP, और आधार कितना है? MO, आधार है हमारा MO, लंब हमारा OP, आधार हमारा MP। अब देखिए OP का मान दिया है ना, OP का मान दिया है B साइन थीटा, ये हो गया B साइन थीटा। अब MP का मान दिया है A प्लस B कोस थीटा, A प्लस B कोस थीटा। बस आपको इतने करना था, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी अगर आप ये अल्फा निकाल ले गए। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? tan अल्फा बराबर होता है B साइन थीटा अपान A प्लस B कोस थीटा। ये हो गया। अब देखिए अगर tan थीटा को इधर ले आए, मान लीजिए एक फार्मूला इसे भी लिखा रहता है, आप घूमिएगा मत। अब देखिए tan थीटा को अगर इधर ले आए तो इधर बटम हो जाएगा ना, अल्फा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan। अब यहाँ पर हो जाएगा ना B साइन थीटा अपान A प्लस B कोस थीटा, ये हो गया। अब tan को अगर ऊपर कर लें, यहाँ प्लस में है, ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस पर 1 की पावर माइनस घात चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। जब tan के ऊपर -1 की घात होती है तो उसे कहते हैं tan इनवर्स। किसी के भी ऊपर अगर -1 की घात हो तो समझ जाइए उसको क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। अब देखिए अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स B साइन थीटा अपान A प्लस B कोस थीटा। आपका फार्मूला यह भी बनकर आ जाएगा, आपका फार्मूला बनकर यह भी आ जाएगा। तो हमारा क्या आया? फार्मूला आया अल्फा बराबर tan इनवर्स B साइन थीटा अपान A प्लस B कोस थीटा। देखिए यहाँ पर हमारा आया है tan अल्फा बराबर आया है B साइन थीटा अपान A प्लस B कोस थीटा। बस आप इसी फार्मूले को याद रखिए, वेक्टर के किसी भी क्वेश्चन का आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है भैया, क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, बस इतने आपको याद रखना है,
फार्मूला क्या था? फार्मूला था आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर बराबर था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्या है हमारा tan अल्फा क्या था? tan अल्फा हमारा था बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कोस थीटा। बस भैया इसी फार्मूले को याद रख लीजिए। अगर यही फार्मूला आपको याद है तो वेक्टर के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। फार्मूला आपको याद हो गया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। tan अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कोस थीटा। अब देखिए ये एंगल था, कहाँ का एंगल था? अब देखिए ये रिजल्टेंट मान लीजिए आर है हमारा, वेक्टर ये है, ये है बी, ये था अल्फा, ये था अल्फा। कहाँ था? ए से जब रिजल्टेंट ए और आर के बीच का कोण था अल्फा, अगर आपको आर और बी के बीच का कोण पूछ ले तब क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा बीटा। ए और आर के बीच का कोण अल्फा, तो बी और आर के बीच का कोण बीटा। ए से अल्फा, बी से बीटा, बस आर और ए के बीच अल्फा और बी और आर के बीच का कोण बीटा। अब आपको दे दिया जाए tan अल्फा, tan बीटा निकालिए। tan बीटा बराबर क्या होगा? बी और आर के बीच का कोण। अब पूछेगा कि बी रिजल्टेंट आर से किस डायरेक्शन में है, कितने एंगल पर है, तब क्या करेंगे? बीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया? ये देखिए सिर्फ बी की जगह ए लिख देंगे, बी की जगह ए लिख देंगे और ए की जगह बी। फार्मूला वही रहेगा, बी की जगह ए लिखना है और ए की जगह बी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी साइन थीटा था पहले, तो हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा अपान ए की जगह पर क्या हो जाएगा? बी, बी की जगह पर हो जाएगा ए कोस थीटा। जब tan बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कोस थीटा। ये हो जाएगा जब आपको बीटा निकालना है तब। अब चलिए आपको तो फार्मूला याद हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में यह है, क्वेश्चन में यह है भैया, देखिए कोई वेक्टर, दो वेक्टर हैं, मान लिया दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अब आपसे पूछेगा कि आर का मान बताइए और अल्फा का मान बताइए, इसकी परिमाण बताइए और दिशा बताइए, लंबाई बताइए, कोण बताइए, कुछ भी होगा। परिमाण मतलब वेक्टर की लंबाई। ये हो गया हमारा परिमाण मतलब वेक्टर की लंबाई। अब देखिए, अब आप पैरेललोग्राम पूरा कीजिए। दो वेक्टर को आपने जोड़ दिया, इसके बीच का एंगल ऐसे बना रहेगा। क्वेश्चन में इसे दिया है, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं जो पूछ से पूछ जुड़े हैं, पूछ से पूछ जुड़े हैं। उनके बीच का एंगल, वेक्टर का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो आप किसका मान बताइए? आर का मान बताइए और अल्फा का मान बताइए। तब क्या करेंगे? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चतुर्भुज का नियम क्या था? जब वेक्टर जुड़ेंगे तो पूछ से पूछ जुड़ेंगे, हो गया। जब वेक्टर को जोड़ दिया तो चतुर्भुज का नियम पूरा कीजिए ना, एक चतुर्भुज बनाइए। जब आपने वेक्टर को जोड़ा तो आपने एक चतुर्भुज बनाया, उसके बाद रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगी? आपको कई बार बताया हो कि भैया जहाँ वेक्टर की पूछ से पूछ जुड़ी उसी के बीच से रिजल्टेंट हमारा आर निकल गया। ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा आर हो गया। अब देखिए वेक्टर ये अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 ही होगा ना, 10 ही होगा। अब देखिए कितना हुआ, हो गया ना। पाइथागोरस परिमेय लग सकता है, पाइथागोरस परिमेय भी लग सकता है। अब आर का मान निकाल लीजिए भैया। आर का फार्मूला क्या था? आर स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर का परिणामी का जो हमने फार्मूला निकाला था, आर पूछा है, परिणामी का फार्मूला क्या निकाला था? फार्मूला निकाला था हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
अब जब आर स्क्वायर, ये है हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या करेंगे, स्क्वायर है हमारा। अब एक की जगह पर कितना दिया है, 10 का 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बी की जगह कितना दिया है, 10 स्क्वायर दिया है तो 10 का 10 दिया है तो बी की जगह 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ दो, ए का मान 10, बी का मान भी 10, और थीटा कितना दिया है, कॉस थीटा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारा आर स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है प्लस 10 का स्क्वायर है प्लस, ये देखिए ये हमारा, ये जो 2 है इस 2 से कट गया, ये 2 जो है इस 2 से कट गया। अब क्या करेंगे, अब ये 10 है, इधर 10 है, 10 का क्या हो गया, 2 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो गया आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 3 बार 10 का स्क्वायर है ना, तो 3 गुणे 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए 10 का गुना 10 बार करेंगे आएगा 100, फिर 10 का गुना 10 बार करेंगे आएगा 100, यहाँ पर भी 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 100 को 3 बार जोड़िए तो हो जाएगा 300। अब देखिए स्क्वायर 3 गुने अगर 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर को 100, 10 के स्क्वायर को 100 लिख सकते हैं, और 3 में 100 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, बस हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, अगर इसके ऊपर अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि कोई संख्या है एक तरफ स्क्वायर में है और उसके दूसरी तरफ कोई संख्या है तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा रूट चढ़ गया, ये हो गया 3 का 10 गुने 10 का स्क्वायर, यही है उसके ऊपर 3 गुने 10 का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट चढ़ गया। अब जब आर निकलेगा तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर है, अगर कोई संख्या स्क्वायर में है रूट के अंदर तो उसको बाहर निकालेंगे तो वही संख्या लिख देते हैं। ये हो गया 10√3। हमारा कितना आ गया यार, हमारा यार आ गया 10√3 आ गया हमारा आर 10√3 आर हो गया। आर का मान कितना आया 10√3 10√3 कुछ भी हो। अब देखिए अब आपसे एंगल भी पूछा है, एंगल कितना है, ए और आर के बीच का एंगल कितना है, tan अल्फा बराबर क्या होता है, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कोस थीटा। अब देखिए बी का मान कितना दिया है 10, साइन थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं √3/2। ए का मान दिया है 10, बी का मान दिया है 10, और कॉस थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री कॉस थीटा में होता है 1/2, गुने में हो जाएगा 1/2। अब देखिए सॉल्व कीजिए, ये 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 दूना 10। अब देखिए ये भी कट जाएगा 2 से 5 बार, 5 दूना 10 हो गया ना। अब यहाँ पर हो गया 5√3 बराबर 10 और 5 हो गया 15। अब देखिए 5 तिया 15 हो गया ना, 3√3 अब देखिए tan अल्फा। अब क्या करना है भैया, अगर कोई संख्या ऊपर रूट में है और वही संख्या नीचे बिना रूट में लिखी है तो नीचे वाली संख्या जो बिना रूट में लिखी है उसको 2 बार हम रूट लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा, ऊपर रूट है ना और नीचे वही संख्या लिखी है लेकिन बिना रूट की, तो इसको हम 2 बार रूट लिख सकते हैं। अब देखिए tan अल्फा, देखिए ये √3 कट गया, ऊपर कितना बचा 1√3, कितना आया 1√3, tan अल्फा बराबर 1√3। अब आपको पता होगा tan के किस डिग्री में
tan के थीटा के किस डिग्री में मान आता है 1√3। tan का मान 1√3 किस डिग्री में आता है, किस थीटा में आता है। तो आपको पता होगा tan 30 डिग्री का मान आता है 1√3। tan 30 डिग्री का मान आता है 1√3। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप करेंगे बहुत आसानी से। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब आगे बढ़ते हैं कुछ। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए फार्मूला क्या था, r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब आपको एक बात बता दें, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, थीटा का मान आपको वेक्टर जब भी हम जोड़ रहे थे तो आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जब भी वेक्टर जुड़ेंगे पूछ से पूछ, उनके बीच का जो एंगल होगा, ये जो थीटा होगा ना, कितना होगा, 0 डिग्री से ना ही कम होगा, 0 डिग्री से ना ही कम होगा और ना ही 180 डिग्री से ज़्यादा। थीटा का मान ना ही 0 डिग्री से कम होगा और ना ही 180 डिग्री से ज़्यादा। बस अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, स्क्वायर हटाया हमने, ये हो गया रूट में। अब आपको 3 केस आएंगे, 3 स्थिति आएगी। अगर आपको दे दिया जाए थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो तो परिणामी कितना आएगा, r कितना आएगा। अब देखिए r कितना आएगा भैया, ये हो गया r cos थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 0 डिग्री, तो cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। जब 2ab में 1 का गुना करेंगे तो 2ab ही सिर्फ रह जाएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला है ना, फार्मूला आता है ना मैथ में, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका शॉर्ट रूप क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसकी जगह हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab की जगह लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। अब जब देखिए आपको बताया था कोई संख्या स्क्वायर में है उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे तो वह संख्या तुरंत बाहर आ जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगी और वही संख्या लिख देंगे। यहाँ पर है ना हमारा a प्लस बी स्क्वायर में है तो रूट हटाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी स्क्वायर में है उसके ऊपर रूट लगा है, रूट हटाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। अब देखिए r का मान कितना आया a प्लस बी, ये हो गया, ऐसे भी लिख देगा आपको r मैक्सिमम बराबर a प्लस बी, a प्लस बी, r मैक्सिमम बराबर दे देगा a प्लस बी। r का मान a प्लस बी से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, r का मान a प्लस बी से कभी ज़्यादा नहीं होगा, r का मान a प्लस बी से कभी ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए अब हो गया, अगर थीटा बराबर यहाँ पर दे दिया जाए 180 डिग्री, थीटा बराबर दे दिया जाए आपको 180 डिग्री, तो फार्मूला यही है ना, फार्मूला है r बराबर हो जाएगा, सब रूट में हो जाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा है। अब देखिए थीटा का मान दिया है 180 डिग्री, तो cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान कितना आता है, cos 180 डिग्री का मान आता है -1, cos 100, ये हो गया हमारा cos 180 डिग्री का मान आता है -1, cos 180 डिग्री का मान आता है -1। तो लिखेंगे हम r बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा रूट a² प्लस b²
+2ab -1। अब जब -1 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a² + b² -2ab। यहाँ पर क्या था, a² + b² + 2ab था, यहाँ पर है a² + b² -2ab। a² + b² -2ab का फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, रूट में a - b हो गया, a - b का होल स्क्वायर। अब जब ये r रूट हटाएंगे तो हो जाएगा a - b। यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर है नहीं, सिर्फ उसका मान दिया है, बस रिजल्टेंट मान दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको मिनिमम भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा रहेगा MIN मिनिमम। अब देखिए यहाँ पर कितना आया, जब थीटा बराबर 0 डिग्री लिया तो आया r बराबर a + b। अब देखिए यहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री लिया तो उसका मान आया a - b, हो गया ना। अब देखिए अब क्या होगा भैया, तो आपको बताया था हमने a + b, r बराबर a + b कब आया, r बराबर a + b तब आया जब हमने थीटा बराबर 0 डिग्री लिया। ये था मैक्सिमम मान, ये था मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए ये हो गया हमारा r, ये हो गया हमारा r, इसके बराबर हो गया, इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा नहीं होगा, यही हो रहा है ना। अब देखिए जब 180 डिग्री लिया तो आया r बराबर a - b, थीटा बराबर 180 डिग्री, r मिनिमम। जब 0 डिग्री लिया तो a + b, जब 180 डिग्री लिया तो a - b। अब देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन दे दें, r का मान ना ही 0 डिग्री से कभी कम होगा ना ही 180 डिग्री से ज़्यादा। आपको दे दिया जाए कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है 5, एक वेक्टर है 5, एक वेक्टर है 5 यूनिट, वेक्टर a बराबर है 5 यूनिट, 5 यूनिट। अब वेक्टर b बराबर है 6 यूनिट, 6 यूनिट। तो उसका रिजल्टेंट बताइए, और थीटा बताइए। a दिया है, b दिया है और उसका थीटा बताइए कितना होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 1 2 3 और दे दिया जाए 1 12, ये हो गया 12। पहले का ऑप्शन 1, दूसरे का ऑप्शन 2, तीसरे का ऑप्शन 3 और चौथे का ऑप्शन 12। अब देखिए आपसे पूछेगा कि इन दोनों वेक्टर को जोड़िए और कौन सा मान इसका नहीं आएगा। दोनों वेक्टर को जोड़ने पर कौन सा मान नहीं आएगा, इन दोनों वेक्टरों को जोड़ने पर घटाने पर कौन सा मान नहीं आएगा। r का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से कभी कम नहीं होना चाहिए और ना ही 180 डिग्री से ज़्यादा, उसके बीच हो सकता है। तो यही लगाएंगे ना, r का मान कितना होना चाहिए भैया। यहाँ पर एक बार a + b है ना, तो a + b कर दीजिए, a + b कितना हो गया 5 और 6 कितना हो गया 11, ये हो गया 11। अब देखिए अब यहाँ पर है a - b, क्या होगा, a - b हो जाएगा 6 - 5 कितना हो गया 1। तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक बार 6 और 5 जोड़ा तो आया 11, यहाँ पर 6 में से 5 घटाया तो आया 1। अब आपको एक बात और बता दे, रिजल्टेंट कभी निगेटिव में नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। अगर 6 5 दिया है ना घटाने के लिए, अगर 5 में से 6 घटाने के लिए दिया है तो रिजल्टेंट को जब भी घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये बात याद रख लीजिए। जब भी रिजल्टेंट को घटाया जाता है तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक बार 5 + 6 जोड़ा तो 5 - 6 करना चाहिए था, लेकिन 6 - 5 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बार 11 आया, 6 5 11, अब 6 में से 5 घटाया तो आया 1।
तो क्या हो सकता है भैया, 1 से 11 के बीच में कोई भी संख्या आएगी वह हो सकता है, और जो नहीं आएगी वह नहीं हो सकता। अब देखिए 1 आया है, हो सकता है 1 और 11 के बीच में 2 भी आ सकता है, 1 और 11 के बीच में 3 भी आ सकता है, लेकिन 1 और 11 के बीच में 12 नहीं आ सकता भैया, 11 से ऊपर है। तो ये हो गया हमारा, यही ऑप्शन सही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब कुछ अलग होगा, अब कुछ अलग करेंगे। अब तो देख लिया थीटा बराबर कितना था, थीटा बराबर जब 0 डिग्री था, जब थीटा बराबर 0 डिग्री था तब कितना आया, जब थीटा बराबर 0 डिग्री था तो r का मान आया a प्लस बी। अब जब थीटा बराबर था कितना 180 डिग्री तो उसका मान आया कितना a माइनस बी। अगर थीटा बराबर हो 90 डिग्री तब क्या होगा, थीटा बराबर हो 90 डिग्री तो कितना होगा भैया, देखिए r का, r जब निकालेंगे तो r बराबर होता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए r का मान कितना आएगा, यहाँ पर r का मान आएगा cos 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, साइन का एकदम उल्टा। तो हो जाएगा ना यहाँ पर a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2a cos 0 डिग्री का मान 0, जब 0 में 2a का गुना करेंगे तो वह हो जाएगा 0, तो आएगा r हमारा आएगा अंडर रूट a² प्लस b²। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको इसे दे दिया जाए मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर, क्वेश्चन है मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर दे दिया जाए मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, क्या ये आपको ये दोनों बराबर लग रहे हैं भैया, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पर आपको ये दोनों बराबर लग रहे हैं तो आपने वेक्टर बिल्कुल ही गलत पढ़ा है, बिल्कुल ही गलत पढ़ा है। यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यहाँ पर तो है ए प्लस बी, यहाँ पर तो है एक में है ना ए प्लस बी, यहाँ पर है मॉड ए, यहाँ पर है प्लस में मॉड बी। अब देखिए तो कितना ऐसे था ना, जब भी हम लिखते थे वेक्टर ए प्लस बी कितना आता था यार, वेक्टर आर। देखिए पहले वेक्टरों को जोड़ दिया गया है, इसमें पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ दिया गया है, उसके बाद मॉड लगाया गया है। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले जोड़ दिया गया है फिर मॉड लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए के पहले ही मॉड लगा दिया गया, फिर जोड़ा गया, फिर वेक्टर बी के बाद मॉड लगाया गया, तो कितना हो गया, एकदम अलग हो गया ना। अब देखिए वेक्टर ए प्लस बी का मान कितना आता है, वेक्टर आर आता है। अब देखिए ए प्लस बी का मान वेक्टर आर हो गया। अब देखिए यहाँ पर है वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, ये हो गया। अब देखिए अब आपको बताया था चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, बात एक के है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, मॉड लगाने से उसका डायरेक्शन हट जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, हो गया ना। ए प्लस बी कब आया था, ए प्लस बी तब आया था जब आर का मान जब थीटा का मान हमने लिया था 0 डिग्री, तब आया था। जब थीटा का मान हमने 0 डिग्री लिया तब उसका मान कितना आया, ए प्लस बी, ये हो गया। तो चलिए दोस्तों बहुत हो गया ना। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ धमाकेदार लेके। पर इस वीडियो में हमने बताया कि वेक्टर का जोड़ कैसे होता है, अगले वीडियो में बताएंगे कि वेक्टर का घटाना कैसे होता है। वेक्टर को तो आप बहुत देर से जोड़ते चले आए हैं, लेकिन अब के वेक्टर का बारे में, वेक्टर के घटाने के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दिया है तो बगल में बेल का आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी हमारी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ओके, गुड बाय।